Very good morning to all of you. Myself Nosma Sharma. +1 कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस क्लास में आपका स्वागत है. टुडे we will discuss a numerical question regarding cash discount and trade discount. इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि रोकड़ कटौती और व्यापारिक कटौती से संबंधित लेन देनों को रोजनामचा में कैसे लिखा जाता है. पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कटौती मुख्यतः दो तरह की होती है. एक व्यापारिक कटौती होती है और दूसरी जो है वो रोकड़ कटौती जिसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, दो तरह की होती है. व्यापारिक कटौती के एक ऐसी कटौती होती है जो विक्रेता द्वारा जो है वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, विक्रय को बढ़ाने के लिए दी जाती है. और रोकड़ कटौती कैश डिस्काउंट जो है वो एक ऐसी कटौती होती है जो ग्राहकों से शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए दी जाती है. तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रोकड़ कटौती और व्यापारिक कटौती को हम जो है वो रोजनामचा में इसकी एंट्री करते हैं. तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, 10,000 रुपया लगाकर व्यवसाय शुरू किया गया. तो इस लेन देन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो खाते जो हैं वो एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि व्यवसाय शुरू किया गया 10,000 रुपया लगाकर. तो कैश अकाउंट हमारे पास रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है. तो रियल अकाउंट का रूल हमने आपको बताया है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जब व्यवसाय में पैसा लगाया जाता है तो व्यवसाय में वो पैसा आता है और रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन. इसलिए कैश के खाते को जो है वो डेबिट किया जाएगा और ऑटोमेटिकली जो दूसरा खाता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो इस लेन देन को जब हम रोजनामचा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेट हमारे पास 2021 जनवरी 1. तो हमारे पास जो है वो जर्नल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे डेबिट शब्द लिख देते हैं हम. नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. 10,000 कैश के सामने डेबिट वाले कॉलम में और 10,000 कैपिटल के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में. तो इस तरह से इस लेन देन को हम लिखेंगे. सेकंड हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है, थर्ड जो है वो जनवरी को जो दी गई है, परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम वर्थ ₹1,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो गौतम से जो है वो माल खरीदा गया 1,000 रुपए का, लेकिन 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक कटौती पर खरीदा गया. तो हमने आपको पहले भी बताया है कि व्यापारिक कटौती एक ऐसी कटौती होती है जो बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाती है. और व्यापारिक कटौती जो है वो उसका अलग से लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता, लेकिन उसकी जो राशि होती है उसे जो है सूची मूल्य जो होता है उसमें से घटा दिया जाता है. तो इस लेन देन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो दो खाते, एक तो क्योंकि गुड्स खरीदी गई हैं इसलिए परचेज अकाउंट आ जाएगा, और दूसरी किससे खरीदी गई है, गौतम से, तो एक गौतम अकाउंट आ जाएगा. तो क्योंकि रियल देन गौतम हमारे पास जो है वो एक व्यक्ति का नाम है तो पर्सनल अकाउंट आ जाएगा. तो किसी भी का खाते का रूल आप लगा सकते हैं, रियल का भी लगा सकते हैं, देन पर्सनल का भी लगा सकते हैं. तो पर्सनल का अगर आप रूल लगाएं तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो जब हम गौतम से गुड्स खरीद रहे हैं तो गौतम क्या हुआ, गिवर हुआ. अगर गौतम गिवर हुआ तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली परचेज क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम अमाउंट कितना लिखेंगे, क्योंकि कितने की गुड्स खरीदी हमने, 1,000 रुपए की गुड्स खरीदी और 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है. तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ट्रेड डिस्काउंट की राशि होगी तो कितने परसेंट, 10% था, तो 100 रुपया हुआ ट्रेड डिस्काउंट. तो इसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे 1,000. लिस्ट प्राइस सूची मूल्य कितना है, 1,000 रुपया. तो इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट जो व्यापारिक कटौती होती है उसे हम लेस कर देते हैं. जो विशेष राशि रहती है जैसे 900 रुपया, तो हम जो बुक्स में लिखेंगे वो 900 रुपए से एंट्री करेंगे. तो जैसे कि हमारे पास जो था जनवरी 3 को ही एंट्री थी, तो क्योंकि परचेज अकाउंट जो है वो हमारे पास डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गौतम्स अकाउंट. ठीक है.
नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गौतम। हाउ मच अमाउंट, अमाउंट के केस में आपने ध्यान रखना है कि हमने कितना लिखा, 900 रुपया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट जो है वो ध्यान देने योग्य है कि हमने 1000 रुपए की गुड्स खरीदी थी, लेकिन 10% व्यापारिक कटौती पर। तो व्यापारिक कटौती की हमने अलग से कोई जोनल प्रविष्टि नहीं की, लेकिन उसकी जो राशि थी ट्रेड डिस्काउंट की, उसे हमने लिस्ट प्राइस में से लेसर कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 5 जनवरी को, सोल्ड गुड्स टू नरेश वर्थ ₹1000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो नरेश को हमने 1000 रुपए की गुड्स जो है वो बेची है, वो 5% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट पर। तो इस केस में भी हमारे पास जो अकाउंट इफेक्टेड हुए, एक नरेश अकाउंट हो गया, और क्योंकि गुड्स बेची है तो दूसरा अकाउंट सेल अकाउंट हो गया। तो नरेश हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, देन रियल है। रूल पर्सनल अकाउंट का लगा रहे, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, जब नरेश को माल बेचा है तो नरेश क्या कर रहा है, रिसीवर है, तो इसलिए नरेश का खाता डेबिट हो जाएगा और सेल का खाता जो है क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कितने की गुड्स बेची हैं, 1000 की गुड्स बेची हैं, लेकिन 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। क्लियर। तो इस केस में भी हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है, व्यापारिक कटौती है, तो व्यापारिक कटौती की जो राशि होगी तो कितने परसेंट हुई, 5%। तो 5% लेस कर देंगे, हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट जो है जो कि 50 है। तो इसका मतलब जब हम इस लेन देन को लेखा पुस्तकों में लिखेंगे तो कितने रुपए से लिखेंगे, 950 रुपए से। तो जैसे कि आपने देखा, तो जनवरी 5 को नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सिंपली नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश, लाइन ऑफ डिमार्केशन। अमाउंट कितना लिखेंगे, 950 रुपया। कितना अमाउंट लिखेंगे, 950 रुपया। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। नरेश ने गुड्स वापस की है 9 तारीख को, ठीक है। तो इस केस में जो 2 अकाउंट हमारे पास आएंगे, क्योंकि गुड्स हमने पहले बेची थी इसलिए वापस हुई है वो, तो एक हो जाएगा हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट और दूसरा हो जाएगा हमारे पास नरेश अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमारे पास नरेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। तो रूल फिर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब हमें नरेश जो है वो गुड्स वापिस कर रहा है, वो गिवर है, तो अगर वो गिवर है तो वो क्या होगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऑटोमेटिकली हमारे पास सेल्स रिटर्न जो होगी वो डेबिट हो जाएगी। कितने रुपए से जो है वो गुड्स वापस की है नरेश ने, 200 रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये गुड्स पहले आपने ट्रेड डिस्काउंट पे बेची थी, कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पे बेची थी आपने, ये गुड्स 5% ट्रेड डिस्काउंट पे बेची थी, ठीक है। तो अगर ऐसी गुड्स जिनको आपने पहले व्यापारिक कटौती पर बेचा हो, वो गुड्स वापिस होती है, तो वापिस होने के समय भी वो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लेस किया जाता है। तो 5% जो था वो ट्रेड डिस्काउंट था, तो 5% हुआ 10 रुपए, तो 10 रुपए ये ट्रेड डिस्काउंट हम लेस कर देंगे। इसका मतलब इस लेन देन को जब हम लेखा पुस्तकों में लिखेंगे तो कितने रुपए से लिखेंगे, 190 रुपए से। तो क्योंकि जनवरी 9 को ये ट्रांजेक्शन हुई, और तो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, अपोस्ट्रोफी कॉमा एस। नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। और अमाउंट कितना लिखना है, 190। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि गुड्स जब रिटर्न होंगी तब भी उसमें से जो है वो व्यापारिक कटौती जो है वो माइनस की जाएगी। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है पेड टू गौरव ₹3800 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम ₹200। गौरव को हमने जो है वो 3800 रुपए दिए और उसने हमें 200 रुपया जो है वो डिस्काउंट दिया। इसका मतलब गौरव को कितने पैसे देने थे, हमने 4000 रुपए देना था, दिए कितने, हमने 3800 रुपया, और 200 रुपया जो है हमें डिस्काउंट मिला है। तो इस लेन देन में जो अकाउंट इफेक्टेड होंगे वो एक देखो गौरव अकाउंट हो जाएगा,
एक जो है वो कैश अकाउंट आ जाएगा और दूसरा हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्यों? क्योंकि गौरव को 4,000 रुपए के बदले में हमने उसे 3800 रुपए दिए और उसने हमें डिस्काउंट जो है वो 200 रुपया दिया। तो गौरव हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, कैश हमारे पास रियल है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास नॉमिनल है। तो पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब हम गौरव को पैसे दे रहे हैं तो गौरव क्या हुआ? रिसीवर। तो इसलिए ये कौन सा, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। कैश क्योंकि हमारे पास से ज्यादा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ है तो इसलिए ये इनकम है। क्या है? इनकम है। और इनकम जो है नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड द गेन्स, इसलिए ये भी हमारे पास क्रेडिट होगी। इसलिए जब हम इस लेन देन को लेखा पुस्तकों में लिखेंगे तो हमारे पास जनवरी 10 को ये लेन देन है तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? गौरव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो गौरव के कॉलम में आप लिखेंगे 4000। कैश हम कितना दे रहे हैं? 3800 और 200 रुपया जो है हमें डिस्काउंट मिल रहा है। नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं बीइंग कैश पेड टू गौरव एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड डिस्काउंट रिसीव। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो कैश डिस्काउंट है। क्या है? कैश डिस्काउंट है। और इस तरह से हमने जो है वो कैश डिस्काउंट रिसीव किया है। तो जब हम कैश डिस्काउंट को हमने रिसीव किया है तो क्योंकि वो एक नॉमिनल अकाउंट में आया तो नॉमिनल अकाउंट जो है उसका रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसीलिए जो है हमने जो है वो डिस्काउंट रिसीव का जो हमारे पास अकाउंट है उसे हमने जो है वो क्रेडिट किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ₹500 एंड कैश ₹510। मतलब क्या हुआ कि दान दिया, माल दान में दिया, गुड्स दान में दी 500 रुपए की और कैश भी दान में दिया 510 रुपए का। तो इस लेन देन में जो हमारे पास अकाउंट जो है वो अफेक्टेड हुए वो कौन कौन से हुए? एक तो हुआ चैरिटी अकाउंट, ठीक है, चैरिटी अकाउंट। दूसरा हमने कैश दान में दिया और गुड्स दान में दी, तो गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, चैरिटी नॉमिनल, देन रियल, ठीक है। तो चैरिटी नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चैरिटी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। कैश हम दे रहे हैं, कैश हमारे पास जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, गुड्स आ रही है तो क्रेडिट हो रहा है। तो इस लेन देन को हम लेखा पुस्तकों में कैसे लिखेंगे? तो ये जनवरी हमारे पास 15 तारीख को आया, तो चैरिटी क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश गया व्यवसाय से बाहर और गुड्स गई, तो गुड्स की जगह हमने परचेज वर्ड को यूज किया। तो चैरिटी कैश कितना दिया हमने? 500 रुपया, गुड्स कितनी दी? 510, तो टोटल दान जो दिया वो 1010 दिया। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गिवन अवे एज चैरिटी। ओके, तो इस तरह से इस लेन देन को हम लेखा पुस्तकों में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लेन देन रिसीव्ड फ्रॉम गौतम ₹4800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5000। मीन्स गोविंदा से हमें 3800 रुपए मिले, ठीक है, और 4000 रुपए के बदले में उसका हमने पूर्ण जो है वो निपटारा कर दिया उसके लेखे का। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो गोविंदा से 3800 रुपए मिले, लेने कितने थे आपने? 4000 रुपए इन फुल सेटलमेंट। मतलब हमें 4000 रुपए लेना था लेकिन हमें उससे जो है वो 3800 रुपए मिला। तो इस लेन देन में हमारे पास जो है क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो गोविंदा से कितना अमाउंट मिला है? 3800। तो इस लेन देन में जो अकाउंट अफेक्टेड हुए, एक कैश अकाउंट हो गया, ठीक है,
एक गोविंदा अकाउंट हो गया, और तीसरा जो है वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हुआ, डिस्काउंट अलाउड। कैश रियल गोविंदा पर्सनल, डिस्काउंट अलाउड हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। तो कैश रियल रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमें जब गोविंदा से पैसा मिल रहा है तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, सो इसलिए कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा। गोविंदा पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए जो है वो गोविंदा गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमें गोविंदा से 3800 रुपए मिला, मिलना कितना चाहिए था 4000, इसका मतलब 200 रुपया जो है वो कटौती दी गई। ये रोकड़ कटौती है, कौन सी है, रोकड़ कटौती है। तो रोकड़ कटौती दी गई मतलब एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो इस लेन देन को जब हम लेखा पुस्तकों में लिखेंगे, तो सपोज ये हमारे पास जो है वो जनवरी 20 को है ट्रांजैक्शन, तो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोविंदास अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैश में 3800 रुपया मिला, 200 रुपया हमने उसे जो है वो कटौती दे दी, और 4000 रुपया हमने उससे लेना था। नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं बीइंग कैश received from गोविंदा एंड डिस्काउंट अलाउड तो इस तरह से हमने जो है वो इस लेन देन को लेखा पुस्तकों में लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास जो है वो 25 ऑफ जनवरी को, गुड्स परचेज फ्रॉम महावीर 2000, महावीर से हमने जो है वो गुड्स खरीदी हैं। तो जब हम उन्हें गुड्स खरीदी हैं तो एक हमारे पास जो है वो परचेज अकाउंट आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास जो है वो महावीर अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो परचेज रियल महावीर पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर, पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो महावीर गिवर हुआ, इसलिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो परचेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी डेबिट। तो जनवरी 25 को इस ट्रांजेक्शन को जब हम लेखा पुस्तकों में लिखेंगे तो एंट्री हमारे पास हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू महावीर, ₹2000 डेबिट में और 2000 क्रेडिट में। नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महावीर। लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि हमारे पास है दैट इज ऑन 30th जनवरी, कैश पेड टू महावीर इन हिज फुल सेटलमेंट ₹1800, महावीर को 1800 रुपए दिए और उसका हिसाब किताब चुकता कर दिया इन फुल सेटलमेंट, उसको जो भी पैसा देना था हमने उसका पूर्ण हिसाब किताब चुकता कर दिया, लेकिन दिए कितने हमने उसे 1800 रुपया। अब आप देख सकते हैं कि हमने गुड्स कितने की खरीदी थी उससे, 2000 रुपए की। तो इस लेन देन में एक देखो हमारे पास आ गया महावीर अकाउंट, एक हो गया हमारे पास कैश अकाउंट, और तीसरा हमारे पास कौन सा हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो महावीर हमारे पास पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट आ गया, महावीर हमारे पास पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब हमने महावीर को पेमेंट कर रहे हैं तो महावीर जो है वो रिसीवर हुआ, तो महावीर जो है वो डेबिट हो जाएगा। कैश की हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव एक इनकम हुई, क्योंकि 2000 के बदले में हम उसे 1800 रुपए दे रहे हैं तो 200 रुपए हमें इनकम हो रही है, इसलिए वो इनकम जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से जनवरी 30 को जो हम ट्रांजेक्शन को लिखेंगे तो जर्नल एंट्री करेंगे महावीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो महावीर के खाते में आपने डेबिट में लिखना है 2000, कैश के सामने क्योंकि 1800 रुपया दिया आपने, 200 रुपया डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो इस तरह से 200 रुपया लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव में। नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं बीइंग कैश पेड टू महावीर एंड डिस्काउंट
रिसीव्ड। तो इस तरह से आज के इस वीडियो से हमने जो है वो रोकड़ कटौती और व्यापारिक कटौती से संबंधित लेन देनों को रोजनामचे में कैसे लिखते हैं और व्यापारिक कटौती और रोकड़ कटौती को हम कैसे रोजनामचा में लिखते हैं ये डिस्कस किया। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।